स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल BN सिंह क्लासेज में। इसके पहले वाले चैप्टर में पहले वाले वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के बारे में बात की थी। देखिए 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था तो रेगुलेटिंग एक्ट भारत में जब ये लागू हुआ तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ कमियां थी। ठीक है, पहला कि जो गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसको कम कर दिया गया था। मतलब गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी, उसको मेजॉरिटी के दम पर काम करना पड़ता था। दूसरा ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स थे वो पूरी तरह से डिफाइन नहीं हुए थे। और सबसे बड़ा काम जो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था वो भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो था वो खत्म नहीं हो पाया था। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो सेलेक्ट कमेटी थी, सेलेक्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे एडमंड वर्क, इन्होंने क्या इनके अंतर्गत एक सुझाव दिया कि एक नया एक्ट लाना चाहिए और उस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक है, और इस एक्ट को, ये जो एक्ट था एक अमेंडिंग एक्ट था, मतलब संशोधनात्मक एक्ट था। अमेंडिंग एक्ट जो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। इसी को बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 इसके एक अमेंडिंग एक्ट था और इसी को बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 1781 भी कहा जाता है। देखिए इस एक्ट के जरिए क्या हुआ कि आप 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ये जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए ये रूल बना सकता था, कानून बना सकता था। प्रेसिडेंसी के लिए ये कोई भी कानून बना सकता था। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के जरिए क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो दीवानी मामले जो उनको मिले थे, इसके लिए भी ये गवर्नर जनरल जो है वो कानून बना सकता था। तो इस तरह से गवर्नर जनरल के पास कानून बनाने की दो पावर मिल गए। पहला, कलकत्ता प्रेसिडेंसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अंतर्गत गवर्नर जनरल के पास दो सोर्स मिल गए कानून बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी भी जो पूरी तरह से जो चाहते थे, पार्लियामेंट जो चाहती थी वो हो नहीं पाया था। तो इन सब कमियों को दूर करने के लिए और कुछ नए संशोधन पास किए गए, मतलब और कुछ चीज़ें आई। तो अगला एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ कि जो कंपनी के जो मैटर था, यानी कि जो पॉलिटिकल मैटर था, पॉलिटिकल और कॉमर्शियल मैटर को सबसे पहले इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, जो कॉमर्शियल मैटर था ये इसको हैंडल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यानी कि अब जो अभी कंपनी के जो कॉमर्शियल मैटर होंगे, यानी कि जो ट्रेड या बिजनेस से जो रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैंडल करेगा और सिर्फ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी। ठीक है, और पॉलिटिकल मैटर को देखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वो बनाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण किया। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर होते थे और ये 6 जो मेंबर थे ये ब्रिटिश जो राजा था, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत अपॉइंट होते थे। ब्रिटिश क्राउन इनको अपॉइंट करता था, डिसमिस कर सकता था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा जो चेंज हुआ था, जो
गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी 73, जो रेगुलेटरी एक्ट 1773 था उसके अंतर्गत जो गवर्नर की जो काउंसिल थी उसमें 4 मेंबर थे। फिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 1 मेंबर को कम करके अब जो मेंबर हो गए थे वो सिर्फ परिषद में 3 मेंबर थे, यानी कि एक गवर्नर जनरल और उसकी हेल्प करने के लिए 3 मेंबर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल को कंट्रोल करता था। अगर गवर्नर जनरल किसी भी राजा के साथ अगर कोई संधि या कोई युद्ध करना चाहता है तो वो बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कंट्रोल, मतलब उसके बिना अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा और भी देखें तो कंपनी कोई भी किसी भी मतलब इंडियन के साथ, यानी कि जो नेटिव्स थे उनके साथ कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकता था, ठीक है। तो अगला हम लोग इस पर जल्दी अगले एक्ट पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स, जय हिंद।